डीएनए मित्रों, आज शाम से ईरान को लेकर तस्वीर अचानक बदलती दिखाई दे रही है। अमेरिका और ईरान के बीच कल तक युद्ध की तारीख आगे बढ़ती दिखाई दे रही थी, लेकिन आज लग रहा है कि युद्ध कभी भी शुरू हो सकता है। मित्रों, इस तनाव भरे माहौल के बीच आज की सबसे बड़ी खबर तेहरान में भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवल के दूत की एंट्री है। मित्रों, युद्ध के इस माहौल के बीच डोवल के दूत की तेहरान पहुंचने की तस्वीरें सारी दुनिया में वायरल हो रही हैं। यानी जिस वक्त दुनिया सोच रही है अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध कब शुरू होगा, रोजाना दी जा रही नई नई धमकियों के बीच क्या युद्ध तय है या फिर समझौते की भी कोई गुंजाइश बची है, उस वक्त भारत के इस दांव ने सारी दुनिया को चौंका दिया है। आखिरकार ईरान के खलीफा को डोवल की जरूरत क्यों पड़ गई? मित्रों, इसे समझने के लिए आज आपको ईरान अमेरिका की संभावित वॉर से जुड़ी 4 बड़ी खबरों के बारे में जानना चाहिए। मित्रों, आज अमेरिका ने तेहरान की तरफ अपने परमाणु बम सूंघने वाले विमान को रवाना कर दिया, जिसके बाद ईरान ने परमाणु बम हासिल करने की आशंका जाहिर की जा रही है। मित्रों, कल तक ईरान के सर्वोच्च धार्मिक नेता अयतुल्ला अली खामनेई के बंकर में छिपे होने की खबर सामने आ रही थी, लेकिन आज उनकी सार्वजनिक तस्वीर सामने आ गई, यानी खामनेई बंकर से बाहर आ गए। इसी के साथ अमेरिका का दूसरा करियर स्ट्राइक ग्रुप ईरान के और नजदीक पहुंच गया है। और इन सारे अपडेट्स के बीच डोवल के दूत यानी भारत के डिप्टी एनएसए पवन कपूर ने तेहरान में उस शख्सियत के साथ बड़ी मीटिंग की है जिसे ईरान के सर्वोच्च नेता अयतुल्ला अली खामनेई का रणनीतिक दिमाग कहा जाता है। मित्रों, आज आपको भी जानना चाहिए, जिस वक्त मिडिल ईस्ट में युद्ध के बादल मंडरा रहे हैं, उस वक्त ईरान के खलीफा को अजीत डोवल की याद क्यों आई? डोवल ने अपने दूत को खामनेई के बुलावे पर तेहरान भेजा, या इस दौरे के पीछे भारत का कोई हित छिपा हुआ? आज आपको यह भी समझना चाहिए कि कुछ दिन पहले यूएन में ईरान के पक्ष में वोटिंग करने वाला भारत अगर इजराइल का पक्का दोस्त है, तो इस तनाव भरे माहौल में युद्ध छिड़ने से ठीक पहले तेहरान के साथ यह बड़ी मीटिंग क्यों हुई और इस मुलाकात के जरिए अमेरिका और इजराइल को भारत ने क्या संदेश दिया है, आज आपके लिए यह जानना जरूरी है। कहीं इस हाई प्रोफाइल मुलाकात की वजह पाकिस्तान तो नहीं है और इस मुलाकात का मिडिल ईस्ट पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है? लेकिन इससे पहले आप उस खबर के बारे में जानिए जिसकी आशंका सच निकली तो मिडिल ईस्ट का युद्ध दुनिया की तबाही की वजह भी बन सकता है। डीएनए मित्रों, आज अमेरिका के ऑफ्ट एयरफोर्स बेस से WC-135R कांस्टेंट फिनिक्स विमान ने उड़ान भरी। इस विमान को न्यूक स्नाइपर यानी कि परमाणु बम को सूंघने वाला विमान कहा जाता है और यह अमेरिकी विमान यूरोप होते हुए मिडिल ईस्ट की तरफ जा रहा है। जिस ऑफ्ट एयरफोर्स बेस से इस विमान ने उड़ान भरी वो अमेरिका का सबसे संवेदनशील और रणनीतिक सैन्य अड्डों में से एक है, जहां कुछ खास तैयारियां की जाती हैं। अमेरिका के नेब्रास्का राज्य में स्थित इस एयरबेस में अमेरिकी सामरिक कमान का मुख्यालय है, जो अमेरिका के परमाणु हथियारों को संभालता है। न्यूक्लियर डिटरेंस यानी परमाणु हथियारों के जरिए दुश्मन को हमला करने से रोकने की योजना भी यही बनती है। अमेरिका पर होने वाले मिसाइल हमले से सुरक्षा और साइबर और स्पेस ऑपरेशन की रूपरेखा भी यहीं पर तैयार की जाती है। यानी आप कह सकते हैं, जिस एयरबेस से अमेरिका के परमाणु बम सूंघने वाले विमान ने उड़ान भरी, वहीं पर अमेरिका का न्यूक्लियर दिमाग भी बैठता है। अब आप समझिए, इस विमान के उड़ान भरने का ईरान युद्ध के विनाशकारी होने से क्या संबंध है? अमेरिका का WC-135R कांस्टेंट फिनिक्स विमान जब यहां से उड़ता है तो आमतौर पर यह कोई सामान्य ट्रेनिंग मिशन नहीं होता है, बल्कि दुनिया के किसी हिस्से में परमाणु गड़बड़ी के संकेत होते हैं। और फिलहाल यह विमान यूरोप होते हुए मिडिल ईस्ट की तरफ बढ़ रहा है। यानी अमेरिका को पूरा शक है मिडिल ईस्ट में कोई परमाणु घटना हो रही है और इस उड़ान को दुनिया भर के डिफेंस एक्सपर्ट्स सीधे ईरान के परमाणु बम से जोड़कर देख रहे हैं। आज आपको इसकी वजह भी जाननी चाहिए। अमेरिका का यह विमान उस वक्त ही अपना एयरबेस छोड़ता है जब अमेरिका को किसी देश पर न्यूक्लियर टेस्ट का शक हो या फिर युद्ध जैसे हालात में किसी देश ने अमेरिका को न्यूक्लियर हथियारों की धमकी दी हो। मतलब यह विमान पता लगाता है कहीं एटमी विस्फोट, न्यूक्लियर टेस्ट या रेडिएशन लीक तो नहीं हुए। अगर आपको यह समझना है यह विमान कैसे काम करता है, यह विमान बादलों और ऊंचाई पर उड़ते हुए हवा के सैंपल लेता है, जिसके जरिए विमान पता लगा लेता है कि परमाणु बम का टेस्ट हुआ या फिर नहीं हुआ। यह विमान हवा में मौजूद रेडियो एक्टिव कणों को पकड़ता है। अगर हवा में
ऐसे कण मिलते हैं तो उन्हें परमाणु गतिविधि का सबूत माना जाता है। इस विमान के पास न्यूक्लियर प्लांट से निकले रेडिएशन का पता लगाने की क्षमता है, इसीलिए इसे न्यूक्लियर स्नाइपर या फिर परमाणु सूंघने वाला विमान कहते हैं। मित्रों, हमने आपको डीएनए के 27 जनवरी के एडिशन में ईरान के परमाणु बम हासिल करने के दावे पर एक खबर बताई थी और आज अमेरिका के परमाणु बम सूंघने वाले विमान का मिडिल ईस्ट की तरफ जाना इस आशंका को और ज्यादा मजबूत कर रहा है कि ईरान परमाणु बम हासिल करने वाला दूसरा इस्लामिक देश बन गया है या अगले कुछ घंटों में वो परमाणु बम हासिल करने वाला है। अमेरिका भी ईरान में संभावित परमाणु घटना को लेकर बेहद सतर्क हो गया है। इसका मतलब अगले कुछ घंटों में ईरान के परमाणु बम से जुड़ा कोई बड़ा ऐलान संभव है। यह ऐलान अमेरिका भी ईरान के आसमान की जांच के बाद कर सकता है और इस बात की संभावना भी जाहिर की जा रही है कल यानी जुमे के दिन खुद ईरान के सर्वोच्च धार्मिक नेता आयतुल्लाह अली खामनेई इसका ऐलान कर दें, जिनके अमेरिकी हमले के खतरे के बाद बंकर में छिपने की खबर सामने आ रही थी, लेकिन अब उनकी नई तस्वीर सामने आ गई है। आयतुल्लाह अली खामनेई की यह तस्वीर जमकारन मस्जिद की है। आज ही खामनेई ने इस मस्जिद का दौरा किया। जमकारन मस्जिद ईरान के कुम शहर में स्थित है, जिसे बेहद पवित्र शिया धार्मिक स्थल कहा जाता है। यह मस्जिद सिर्फ इबादत की जगह नहीं है, बल्कि आस्था, राजनीति और बड़े फैसलों के संकेत से भी जुड़ी मानी जाती है। खामनेई अमेरिकी हमले की परवाह किए बगैर अपने बंकर से निकले हैं, इस मस्जिद तक पहुंचे हैं। ईरान में कहा जाता है खामनेई कोई महत्वपूर्ण फैसला लेने से पहले इस मस्जिद में जाते हैं। मस्जिद के अंदर की जो तस्वीरें सामने आई हैं, उसमें एक तस्वीर में वो खड़े हुए हैं, जबकि दूसरी तस्वीर में खामनेई बैठकर कुछ पढ़ रहे हैं। ईरान में कहा जा रहा है खामनेई बड़े फैसले से पहले इबादत कर रहे हैं। इस तस्वीर के सामने आने के बाद कल के जुमे को ईरान में बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। कल यह भी पता चल जाएगा कि अमेरिका के परमाणु बम को सूंघने वाले विमान के उड़ने और खामनेई के इस मस्जिद पहुंचने का क्या कोई कनेक्शन है। डीएनए मित्रों, खामनेई के बंकर से निकलने और अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के इरादों को देखकर लगता है कि अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध को अब कोई नहीं रोक सकता और ऐसी स्थिति में डोवल के डिप्टी का तेहरान में होना यह भारत का कितना बड़ा कूटनीतिक कदम है। क्यों डोवल के डिप्टी ईरान पहुंचे, इसकी इनसाइड स्टोरी आज आपको जरूर देखनी चाहिए, लेकिन उससे पहले हम आपके लिए ईरान और अमेरिका के बीच युद्ध छिड़ने के एक अलग तरह के संकेत का विश्लेषण करेंगे। इस संकेत को समझने के लिए आपको ट्रंप का सोशल मीडिया पोस्ट बेहद गौर से देखना चाहिए। एक सोशल मीडिया पोस्ट में ट्रंप ने लिखा, मैं उम्मीद करता हूं कि ईरान जल्द वाजिब तर्कों के साथ बातचीत की टेबल पर बैठने के लिए राजी हो जाएगा। हमारी एक ही शर्त है कि ईरान के परमाणु बम को हम किसी सूरत में कबूल नहीं कर सकते और यही सभी पक्षों के लिए हितकारी भी है। मैं ईरान को बता देना चाहता हूं, उनका वक्त तेजी से खत्म हो रहा है। मित्रों, यहां आपको ट्रंप के पोस्ट में कुछ शब्दों पर गौर करना चाहिए। यह शब्द है टाइम इज रनिंग आउट, यानी वक्त तेजी से खत्म हो रहा है। हम आपको बताना चाहते हैं कि अमेरिकी राजनीतिक परंपराओं में इस कथन का बहुत बड़ा महत्व है। माना जाता है जब जब कोई अमेरिकी राष्ट्रपति टाइम इज रनिंग आउट बोलता है तो कोई बहुत बड़ी घटना होती है। अब हम आपको अमेरिका के इसी इतिहास से जुड़े पन्ने दिखाने जा रहे हैं। वर्ष 1962 में तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी ने एक मीटिंग में कहा था, क्यूबा के लिए वक्त खत्म हो रहा है। इस मीटिंग के बाद अमेरिका ने क्यूबा की नौसैनिक घेराबंदी कर दी थी, जिसकी वजह से शीत युद्ध का तनाव चरम पर पहुंच गया। 1991 में अमेरिकी राष्ट्रपति जॉर्ज बुश सीनियर ने कहा था, इराक के लिए कुवैत से पीछे हटने का वक्त खत्म हो रहा है। इस बयान के कुछ ही दिन बाद सद्दाम हुसैन के खिलाफ अमेरिकी सैन्य अभियान शुरू कर दिया गया था। इसी वर्ष 2003 में जॉर्ज बुश जूनियर ने कहा था, सद्दाम हुसैन के लिए विनाशकारी हथियारों को निष्क्रिय करने का समय खत्म हो रहा है। फरवरी 2003 में जॉर्ज बुश ने यह बयान दिया था और मार्च 2003 में दूसरा खाड़ी युद्ध शुरू हो गया। यानी टाइम इज रनिंग आउट का मतलब ही ऐलाने जंग होता है। डीएनए मित्रों, टाइम इज रनिंग आउट से जुड़े इसी अमेरिकी इतिहास की वजह से कहा जा रहा है कि जल्द ईरान के खिलाफ अमेरिकी सैन्य कार्रवाई की शुरुआत हो सकती है। इस बार तो अमेरिका की सत्ता ट्रंप के हाथों में है। ट्रंप को लेकर उनकी राजनीतिक विरोधी हिलेरी क्लिंटन ने एक बार कहा था, ट्रंप एक ऐसी शख्सियत है जिसके हाथों में कभी भी न्यूक्लियर हथियारों का कंट्रोल नहीं रहना चाहिए, क्योंकि ट्रंप के पास ऐसी ताकत होगी तो वो अमेरिका को युद्ध में धकेलने से चूकेंगे नहीं। आज ट्रंप के पास ताकत है, वक्त खत्म होने का ऐलान भी कर दिया है। धड़कते दिलों के साथ दुनिया बस यही इंतजार कर रही है
कि ट्रंप एक नया युद्ध कब शुरू करेंगे और इसका परिणाम क्या होगा। मित्रों, ईरान पर हमले को लेकर जो आशंका जाहिर की जा रही है उसकी वजह सिर्फ ट्रंप का बयान ही नहीं है। अमेरिकी मीडिया ने इजराइल और अमेरिकी सुरक्षा हलकों के बीच हुई एक अहम बातचीत को भी लीक कर दिया है। अब हम आपको इसी सीक्रेट संवाद का एक हिस्सा दिखाने जा रहे हैं। मित्रों, इस संवाद में अमेरिकी प्रतिनिधियों ने इजरायलियों को बताया था कि युद्ध के लिए तैयारी करने के लिए उन्हें सिर्फ 2 हफ्ते का समय चाहिए। ये तैयारियां पूरी होने के बाद अगले ही महीने में ईरान पर हमला कर दिया जाएगा। अमेरिका ने इजराइल के सैन्य अफसरों को यह भी बताया था अगर 2 हफ्तों में तैयारियां पूरी नहीं हुई तब भी ट्रंप सरकार हमले के लिए प्रतिबद्ध है। मित्रों, मीडिया में लीक हुई या फिर यूं कहें कि लीक की गई बातचीत में 2 हफ्ते का जिक्र किया गया। इसी वजह से कहा जा रहा है 2 हफ्ते बाद आने वाला वैलेंटाइन डे ट्रंप और खामनेई के बीच वॉर डे बन सकता है। बातचीत में जिन तैयारियों का जिक्र किया गया उनसे जुड़ा एक सबूत भी आज सामने आ गया। यह प्रमाण है इजरायली एयरफोर्स का वो ऑर्डर जिसके जरिए विनाशकारी बम खरीदे जाएंगे। अब हम आपको ईरान से संभावित युद्ध के लिए इजरायली सेना की इन्हीं तैयारियों से जुड़ी डिटेल्स बताने जा रहे हैं। इजरायली एयरफोर्स ने डिफेंस कंपनी एल्बिट सिस्टम को हवा से दागे जाने वाले बमों का ऑर्डर दे दिया है। इस ऑर्डर की कुल लागत 168 करोड़ रुपए है। इस डील के तहत एल्बिट सिस्टम से इजरायली वायुसेना को 900 किलोग्राम वजन वाले MK-84 बम मिलेंगे। ये डुअल पर्पस यानी दोहरे प्रयोग वाले बम होते हैं। अगर बम के साथ गाइडेंस किट यानी टारगेट तक पहुंचाने वाला सिस्टम लगा दिया जाए तो ये ठीक लक्ष्य पे जाकर के फटता है, और अगर गाइडेंस किट ना लगाई जाए तो ये बम आबादी वाले इलाकों पर गिरकर भारी तबाही मचा सकता है। मित्रों, गाजा में हमास से लेकर लेबनान में हिजबुल्लाह के खिलाफ इजरायली एयरफोर्स ने इन्हीं बमों का इस्तेमाल किया था। ये बम कितने घातक होते हैं इसका प्रमाण गाजा और लेबनान में हुई वो तबाही है जिससे आज तक दोनों पक्ष उबर नहीं पाए। मित्रों, सैन्य तैयारी के साथ साथ इजराइल की तरफ से ईरान के लिए एक सख्त चेतावनी भी जारी की गई। मित्रों, 2 दिन पहले ईरान ने संदेश दिया था कि वो बातचीत करना चाहता है, लेकिन अमेरिकी दबाव के आगे झुकेगा नहीं। अब 48 घंटे बाद बयान आ रहे हैं कि ईरान का वक्त खत्म हो रहा है। ये जुबानी वार और जंगी तैयारी एक ही इशारा दे रही है। अगर खामनेई झुके नहीं तो उनका अंजाम भी वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो जैसा हो सकता है। यानी अमेरिका न सिर्फ खामनेई की सत्ता पर प्रहार करेगा बल्कि ईरान पर भी अपना प्रभाव बढ़ाने की पूरी कोशिश करेगा। प्रिय मित्रों, ईरान जिस वक्त परमाणु बारूद के ढेर पे खड़ा नजर आ रहा है उस वक्त भारत के NSA यानी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवल के डिप्टी पवन कपूर तेहरान पहुंचे। यानी जिस वक्त दुनिया के सभी मुल्क अपने अपने नागरिकों को तेहरान से निकाल रहे हैं, आशंका जाहिर की जा रही है कि किसी भी वक्त ईरान पर मिसाइलों की बारिश हो सकती है। भारत के डिप्टी NSA पवन कपूर तेहरान की यात्रा पर गए हैं। डिप्टी NSA ने अपने ईरानी समकक्ष और ईरान की सबसे ताकतवर सुरक्षा संस्था सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ ईरान के सचिव अली लारिजानी से मुलाकात की। आज आपके लिए यह जानना भी जरूरी है भारत और ईरान के जिन 2 अधिकारियों के बीच तेहरान में मुलाकात हुई वो कौन है और दोनों देशों के रणनीतिक चक्रव्यूह को तैयार करने से या करने में इनका क्या योगदान है। पहले आपको भारत के डिप्टी NSA पवन कपूर की उन विशेषताओं के बारे में जानना चाहिए जिसकी वजह से वो इतने महत्वपूर्ण मौके पर तेहरान में मौजूद हैं। 1990 बैच के इंडियन फॉरेन सर्विस के अधिकारी पवन कपूर भारत के रणनीतिक हलकों में बेहद सुलझे और अनुभवी कूटनीतिक अफसर माने जाते हैं। वो रूस, इजराइल और UAE में भारत के राजदूत रह चुके हैं और इन देशों के साथ उनकी व्यक्तिगत संबंध मजबूत हैं। पवन कपूर की विशेषज्ञता में बैक चैनल डिप्लोमेसी और गुप्त कूटनीति शामिल है जो तनावपूर्ण रिश्तों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ईरान से जुड़ी कूटनीति में उनकी भूमिका खास है क्योंकि वो रूस और ईरान के बीच भारत का पक्ष मजबूती से रखते रहे। इजराइल के साथ पवन कपूर का भरोसा भी मजबूत है और वो इजराइल को भारत ईरान संवाद और रिश्तों के बारे में समझा सकते हैं। यानी पवन कपूर मिडिल ईस्ट में भारत के सहयोगी देशों के बहुत करीब हैं और वहां की परिस्थितियों के बारे में अच्छी तरीके से जानते हैं। मित्रों, आज आपको ईरान की सबसे ताकतवर सुरक्षा संस्था के सचिव अली लारिजानी की ईरान में हैसियत के बारे में भी जानना चाहिए। लारिजानी सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ ईरान यानी SNSC के सचिव हैं। SNSC ईरान की सबसे ताकतवर सुरक्षा संस्था है जहां पर परमाणु नीति, युद्ध और शांति के फैसले, क्षेत्रीय रणनीति और भारत, चीन, रूस जैसे देशों के साथ रक्षा सहयोग सब कुछ तय होता है।
इस काउंसिल के फैसले पर सर्वोच्च नेता खामनेई मोहर लगाते हैं। इसके अलावा लारिजानी की कुछ विशेषताएं उनको ईरान का चाणक्य बनाती हैं। अली लारिजानी ईरान के सबसे अनुभवी और भरोसेमंद रणनीतिक नेता माने जाते हैं। अली ना तो ज्यादा सख्त हैं और ना ही बहुत नरम। ईरान में उनकी छवि व्यवहारिक सोच वाले नेता की है, इसीलिए खामनेई उनकी बात को काफी तवज्जो भी देते हैं। लारिजानी कई साल तक ईरान की संसद के स्पीकर भी रह चुके हैं। परमाणु मुद्दे पर अमेरिका से बातचीत में उनकी भूमिका महत्वपूर्ण रही है। उनकी पहचान अमेरिका, इजराइल और दूसरे देशों को पर्दे के पीछे संदेश देने वाले अहम व्यक्ति के तौर पर रही है। सुप्रीम लीडर के करीबी होने के कारण ईरान के सभी बड़े फैसलों पर वो असर डालते हैं। मित्रों, मिडिल ईस्ट में महायुद्ध के खतरे के बीच भारत के डिप्टी एनएसए ने अचानक तेहरान पहुंचकर इसी महत्वपूर्ण व्यक्ति से बातचीत की है। आज आपको इस मीटिंग्स की इनसाइड स्टोरी के बारे में भी जानना चाहिए। आखिरकार डोवल के दूत की इस मीटिंग का एजेंडा क्या था? भारत के लिए ईरान रणनीतिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण है। ईरान के चाबहार बंदरगाह के जरिए अफगानिस्तान और मध्य एशिया तक पहुंच और ऊर्जा सुरक्षा भारत की सबसे बड़ी प्राथमिकताएं हैं। इस यात्रा में दोनों अधिकारियों के बीच सुरक्षा सहयोग, आतंकवाद विरोधी प्रयास और मिडिल ईस्ट की मौजूदा परिस्थितियों पर चर्चा हुई। यानी ईरान पर अमेरिकी हमले की आशंका पर भी भारत और ईरान की बातचीत हुई है। भारत और ईरान की मित्रता अमेरिका को फूटी आंख नहीं सुहाती, इसलिए दोनों पक्षों ने अमेरिका के दबाव के बीच संतुलित रुख अपनाने और संवाद के रास्ते खुले रखने की बात भी की है। मित्रों, कहा जाता है जो समझदार व्यक्ति होता है वो आग लगने से पहले कुआं खोद लेता है, और मिडिल ईस्ट में जो आग लगने वाली है उससे पूरी दुनिया के साथ साथ भारत पर भी असर पड़ना तय है। और ऐसे में भारत के लिए ईरान का सहयोग बहुत जरूरी है। आज आपको भी समझना चाहिए युद्ध छिड़ने की स्थिति में भारत को ईरान की क्या जरूरत होगी और डोवल के डिप्टी की मीटिंग कैसे भारत के काम आएगी। मित्रों, मिडिल ईस्ट के देशों में लगभग 90 लाख भारतीय रहते हैं। युद्ध की स्थिति में नागरिकों की सुरक्षा के लिए भारत को ईरान से सीधा सहयोग चाहिए, ताकि जरूरत पड़ने पर सुरक्षित निकासी और ट्रांजिट संभव हो। स्ट्रेट ऑफ हार्मुज खुला रखने या फिर आंशिक रूप से चालू रखने के लिए ईरान की भूमिका निर्णायक होगी, जिससे भारत की तेल गैस सप्लाई बची रह सके। चाबहार पोर्ट भारत के लिए वैकल्पिक रणनीतिक रास्ता है जो संकट में पाकिस्तान को बाईपास करता है। यह ईरान की सहमति से ही संभव है। तेल और गैस पर बैक चैनल समझ सिर्फ ईरान के साथ भरोसे के रिश्ते से ही हो सकती है। ईरान क्षेत्रीय ताकत है, उससे संवाद रखकर भारत युद्ध के फैलाव से अपने जहाजों और व्यापार को बचा सकता है। यानी हार्मुज से गुजरने वाले भारतीय जहाजों को ईरान और उसके प्रॉक्सी के हमलों से बचाया जा सकता है। इसके अलावा भारत ईरान के लिए मैसेंजर चैनल बन सकता है जो अमेरिका और इजराइल तक ईरान के संदेश को पहुंचाएगा। कुल मिलाकर ईरान के बिना भारत ऊर्जा, नागरिक सुरक्षा और क्षेत्रीय स्थिरता तीनों मोर्चों पर गंभीर जोखिम में आ जाएगा। इसीलिए युद्ध की आग लगने से पहले भारतीय हितों की सुरक्षा बहुत जरूरी है। इसीलिए तेहरान में भारत के डिप्टी एनएसए की इस वक्त मौजूदगी युद्ध के दौरान भारत के बहुत काम आएगी। मित्रों, हमने आपको डीएनए में दिखाया था किस तरह पूरी दुनिया को चौंकाते हुए भारत यूएन में मानवाधिकार के मामलों पर ईरान के साथ खड़ा हो गया था। इस मुलाकात के जरिए भी भारत ने अमेरिका और दुनिया को संदेश दिया है, भले ही हम अमेरिका और इजराइल के दोस्त हैं, लेकिन ईरान से भी बात बंद नहीं करेंगे। यानी भारत अपनी स्वतंत्र विदेश नीति पर चलता रहेगा।